वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में जिस कोर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बारे में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। यूजुअली एक मास्टर्स प्रोग्राम है जो ग्रेजुएशन के बाद परस्यू किया जाता है। जो फेमस NITs हैं उनके थ्रू ये परस्यू किया जाता है और ये 3 इयर्स का एक प्रोग्राम है। जी हाँ, आप अगर अंदाज़ा लगा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगा रहे हैं। वैसे आपने पीछे भी देख लिया होगा। हम इस वीडियो में MCA के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी डिटेल में। कौन कौन से NITs इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने सीट्स हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या सैलरी पैकेज जाता है, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर MCA सर्च करते हुए आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, जिससे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? जो भी फ़ी है, सीट्स हैं, कॉलेजेस हैं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जब हम निमसेट की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है। मतलब कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। तो निमसेट का जो फुल फॉर्म है NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इट इज़ अ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम फॉर MCA एंट्रेंस। जो भी एडमिशन होता है MCA प्रोग्राम में, यानी मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ द 11 पार्टिसिपेटिंग NITs and IITs, जो भी 11 पार्टिसिपेटिंग NITs और IITs होते हैं एंड 1 IIT इज डन थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज निमसेट। यानी निमसेट के थ्रू ही जो NITs या पार्टिसिपेटिंग एक IITs है उसमें MCA के लिए एडमिशन होता है। इसमें एक चीज़ मैं और अब बता दूं, MCA का ये प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है और JNU में भी अवेलेबल है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो दे दूंगा। इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी हमारे कोरा पेज पर अवेलेबल है, जिसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां बहुत डिटेल में मैंने लिखा भी हुआ है। वहां से भी आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ भी आप बहुत डिटेल में इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब अगर पार्टिसिपेटिंग IITs और NITs की बात करें तो NIT अगरतला, MNIT इलाहाबाद, MANIT भोपाल, NIT जमशेदपुर, NIT कुरुक्षेत्र, NIT पटना, NIT रायपुर, NIT के सूरतकल, NIT तिरुचिरापल्ली, NIT वारंगल और IIT भोपाल। यानी ये 11 जो पार्टिसिपेटिंग आप ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, जो MCA का एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, यानी निमसेट का एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद अपने वहां उसका एजुकेशन देते हैं। ऑब्वियसली ये NITs हैं या IIT है तो इसका प्लेसमेंट पैकेज भी उतना ही अच्छा जाता है, लेकिन इतना अगर प्रेस्टिजियस है तो उसका एग्जाम भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। और आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए, अब एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि आपको NITs और एक IIT इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है, बट सिंस ये बहुत पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसका स्कोर कार्ड अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। जो अदर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं जो निमसेट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है। निमसेट में रैंक्स अवार्ड किया जाता है जो कंसीडर्ड होता है अदर यूनिवर्सिटीज लाइक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात करता है, जो जिसकी कॉलेजेस निमसेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर MCA में एडमिशन देते हैं। इसके अलावा HBTU यानी हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एक टाइम पर ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, बाद में हुई है, और जब मैं था यानी 2011-12 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। Kanpur for their admission purposes in the previous years. However, NIMSET 2024 has no role in their admission process. ये 2024 की बात कर रहे हैं कि उसमें इसका कोई रोल नहीं है। NIMSET का इनके एडमिशन प्रोसेस में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं। NIMSET का फुल फॉर्म मैंने पहले डिस्कस किया था, NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। NIMSEट का एक फुल फॉर्म है जो कि नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है, जो NITs में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है फॉर देयर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। द एडमिशन टू द MCA प्रोग्राम जो होता है कहां पर, 10 NITs में, जो कि अगरतला में, इलाहाबाद में, भोपाल, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, पटना, रायपुर, सूरतकल, तिरुचिरापल्ली एंड वारंगल और IIT भोपाल में बेस्ड होता है। रैंक ऑब्टेन्ड इन निमसेट के स्कोर के बेसिस पर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, बट ये बहुत जेन्युइन चीज है कि वीडियो को देखते हुए आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ भी रहा होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है आपको पूरे MCA प्रोग्राम को लेकर के, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन कौन से लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं अपीयर होने के लिए। चलिए देखते हैं निमसेट में जो भी इंडियन नेशनल्स हैं जो कि 60% स्कोर सिक्योर कर रहे हैं या 6.5 CGPA लेके आ रहे हैं, जहां पर 10 पॉइंट स्केल है जो कि 55% या 6 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल बेसिस पर है, SC ST के लिए है। यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 60% मार्क्स अपने ग्रेजुएशन में या 6.5 CGPA, और SC ST PWD है तो उनको 55% मार्क्स और 6 CGPA 10 पॉइंट स्केल में लेकर के आना है। ठीक है, लेकिन क्या सारे यूजी कोर्सेज वाले अवेलेबल हैं? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है, जर्नलिज्म कर रखा हुआ है, तो क्या मैं भी एलिजिबल हूं? जी नहीं। कौन कौन से कोर्सेज के लोग इसमें एलिजिबल हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एनी यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 years विद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, यानी या तो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, जो कि सब्जेक्ट होगा, वो लोग एलिजिबल हैं। जितने लोगों ने बीई या बीटेक किया होगा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो एलिजिबल होते हैं। इसमें लिखा नहीं है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितने लोगों ने बीसीए कर रखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं एमसीए के लिए। लेकिन इसका मतलब है कि अगर किसी ने बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रखा हुआ है या बीएससी स्टैट्स कर रखा है, वो लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं निमसेट के लिए अगर वो एमसीए करना चाहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, एलिजिबल टू अपीयर फॉर निमसेट 24। कन्वर्जन ऑफ स्कोर कार्ड मार्क्स CGPA टू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा इज नॉट परमिटेड, यानी वाइस वर्सा उसका अलाउड नहीं है। या तो आपका 6.5 CGPA हो जनरल कैटेगरी के लिए या 60% मार्क्स हो अपने ग्रेजुएशन में, जहां पर मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो, या तो आपने बीसीए कर रखा हो या आपने बीटेक कर रखा हो। मुझे उम्मीद है कि यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। लेकिन इफ इन एनी केस इफ यू हैव एनी डाउट्स दैट इज क्रॉपिंग अप इन योर माइंड, फील फ्री टू कमेंट सेक्शन, टू ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट सेक्शन। चलिए अब नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं कि एनआईटीज में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एनआईटी की बात कर लें तो 1 2 3 4 5 एनआईटी कुरुक्षेत्र 2 बार आ गया, ठीक। फिर 6 7 8 9 10 11 पटना 2 बार आ गया, ठीक है। पटना के अलग अलग प्रोसेस हैं जो 11 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं। ये डिटेल्ड वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने कोरा पेज का लिंक दे रखा हुआ है जहाँ पर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स काउंट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि कितनी कितनी सीट्स हैं। तो एनआईटी अगरतला में 30 सीट्स हैं, इलाहाबाद में 116 है, भोपाल में 115 है, जमशेदपुर में 115 है, कुरुक्षेत्र में 64 है। ये दोनों चीज़ें आप देखिएगा, कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग में 32 अवेलेबल है, रायपुर में 110 है, सूरतकल में 58 है, तिरुचिरापल्ली में 115 है, वारंगल में 58 है, भोपाल में आईआईटी भोपाल में 60 है, एनआईटी पटना में 40 है। फिर एनआईटी पटना सेल्फ फाइनेंसिंग जो है 40 है, एनआईटी पटना AIIOT जो है 40 है, और AIIOT जो है वो 40 है सेल्फ फाइनेंस में। टोटल अगर आप देखोगे तो 1033 सीट्स अवेलेबल मिलेंगी टोटल अक्रॉस जो रिजर्वेशन ग्रुप्स होते हैं उनको मिला दिया जाए तो 1033 सीट्स टोटल मिलती हैं। इसका ब्रेकअप्स ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं, या अगर आपको जरूरी लगता है तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट पैटर्न समझ लेते हैं कि टेस्ट पैटर्न निमसेट का क्या होता है। तो 2024 के पैटर्न से हम देखते हैं कि क्या होता है। ये एक सिंगल पेपर होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और इसके अगली स्लाइड में वो चीज़ें और बेहतर समझ में आ जाएंगी आपको। जो 3 पार्ट हैं वो क्या क्या होते हैं उसके लिए। ये CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कैंडिडेट को अपीयर करना होता है वन आफ्टर द अदर। यानी एक चीज़ और समझना होगा हमें कि जो एग्जाम होता है ये डिसेंट्रलाइज पैटर्न पर होता है। एक सेक्शन का टाइम आप दूसरे सेक्शन में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। बेयर मिनिमम आप 0 स्कोर कर रहे हैं मैथमेटिक्स में तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है। ओवरऑल 0 भी हो जाएगा तो भी नहीं चेक होगा, बट मैथमेटिक्स में 0 नहीं होना चाहिए आपका। क्वालिफाइंग मैथमेटिक्स जब क्रॉस होता है तो उसके बाद ये चेक होता है, और एक सारे बच्चों का स्कोर कार्ड के बेसिस पर एक रैंक जनरेट किया जाता है और उस रैंक के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। ये इसका प्रोसेस है, बट मैथमेटिक्स बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, द पिलर ऑफ द और द फाउंडेशन ऑफ दिस एंटायर प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, 3 पार्ट होता है, देखिए लिखा हुआ है,
वन आफ्टर द अदर। मैंने बता रहा हूं ये डिसेंट्रलाइज्ड पेपर है, सेंट्रलाइज्ड पेपर नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड पेपर है जो कि आपका एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज चेक करता है और आपका टाइम चेक करता है, थोड़ी सी लैंग्वेज स्किल चेक करता है। आपका टाइम असाइन फॉर ईच पार्ट इज फिक्स्ड, मैंने बताया था डिसेंट्रलाइज्ड पेपर है। एक सेक्शन के मार्क्स को आप दूसरे सेक्शन में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सॉरी एक सेक्शन के टाइम को आप दूसरे सेक्शन में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट शुड कंप्लीट ईच पार्ट इन अलॉटेड टाइम ओनली एज मूवमेंट टू वन सेक्शन फ्रॉम अदर इज नॉट परमिटेड, इसीलिए डिसेंट्रलाइज कह रहा हूं मैं आपको। Multiple choice question will be written in English language only and will not be translated into other language। जो कई बार लोग बच्चे पूछते हैं कि क्या मोड इसका हिंदी भी हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, मोड इसका लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां बहुत ध्यान से देखना है। जो लोग अपीयर कर चुके हैं या जिनको बारे में पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है इसका मैथमेटिक्स है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 50 होंगे, जो कि आपको 70 मिनट में करना होगा। ये इस बार के पेपर में, 2024 के पेपर में 2 बजे से 3 बजे तक पूछा गया था। गौर करने की बात यह है कि इस 50 नंबर के क्वेश्चन में पर क्वेश्चन मार्किंग होगी 12, लेकिन जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा वो 25% पर ही होगा और नेगेटिव मार्किंग 3 नंबर होगा अगर गलत हो गया तो राइट होने पे 12 नंबर और गलत होने पे 3 नंबर जाएगा। और टोटल जो 1000 का स्कोर है उस पर 600 नंबर तो अकेले मैथ चला जाता है और क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? 85 पूछा जाएगा। अब अगर रीजनिंग की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं, जो कि आपको 30 मिनट में करना होता है और पर क्वेश्चन जो जाता है वो मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है वो 6 नंबर किया जाता है और नेगेटिव मार्किंग 1.5 होती है, 240 का स्कोर कार्ड होता है। अगर हम थर्ड सेक्शन की बात करें तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस पर होता है, जो कि पर राइट आंसर 6 नंबर दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग में 1.5 किया जाता है। अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पूछा जाता है, 4 नंबर दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग 1 होती है, टोटल मार्किंग 1000 पे चेक किया जाता है। नंबर ऑफ टोटल अगर आप क्वेश्चन देख सकते हैं तो 50 और 40 90, 10 100 और 120 क्वेश्चन टोटल इसमें से पूछे जाते हैं, यानी पूरा एग्जाम पैटर्न 120 क्वेश्चन का होगा। नंबर ऑफ टोटल मार्क्स 1000 होंगे, बट जैसा कि आप देख लो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका मैथमेटिक्स है। चलिए इसका डिटेल्ड सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं। तो हर राइट आंसर पे आपको दिया जाता है जो फुल मार्क्स होते हैं वो, और 25% इसका नेगेटिव मार्किंग होती है। कहता है कि वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए जिसके बारे में आप श्योर ना हो। जनरल गाइडलाइंस है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके प्रोस्पेक्ट से ही उठाई गई है, जो प्रोस्पेक्टस है उससे उठाई गई है, काफी रिसर्च के बाद उठाई गई है, कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन इसमें आपको नहीं मिलेगा। मैथ का सिलेबस बहुत जल्दी से देख लेते हैं। सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो 12th का सिलेबस है मोर ओवर या 11th का सिलेबस थोड़े बहुत, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, रीजनिंग की अगर बात करें तो सेक्शन में लॉजिकल सिचुएशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज, यानी पैसेज बेस्ड आता है। पजल से बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो इसके पजल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है आपको। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो कंप्यूटर का बेसिक्स पूछा जाता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है उससे पूछा जाता है, बाकी चीजें इसमें गिवन है। इंग्लिश की बात करें तो क्या होगा, जो प्रोफिशिएंसी होती है इंग्लिश की उससे चूज की जाती है, और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, करेक्ट फॉर्म हो गए, वर्ड पावर, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स हो गए, फ्रेजेस और टेक्निकल राइटिंग से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि किस स्कोर पर मुझे क्या मिलेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट है जो कि 0 या नेगेटिव मार्क्स स्कोर कर रहा है मैथमेटिक्स में या टोटल मार्क्स में, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में 0 हो गया तो वैसे भी फिल्टर हो गया, और जब टोटल में भी नेगेटिव पा रहा है तो जैसे मैथमेटिक्स में 0 हो गया तो वैसे ही आप बाहर हो, तो और 0 अगर टोटल में है तो भी आप बाहर हो। ठीक है, विल बी डिस्क्वालिफाइड based on the marks obtained by the qualified candidate in NIMSET test. A rank will be allotted by adopting the following criteria. क्या होगा, किस क्राइटेरिया पे रैंक अलॉट किया जाता है? The marks obtained in mathematics, analytical ability, logical reasoning, computer awareness, English will be summed up. Thus maximum weighted marks will be 1000 के स्कोर पर जिन बच्चों ने जो स्कोर हासिल किया होगा उसके बेस पर उनकी एक रैंकिंग तैयार की जाती है। रैंकिंग विल बी बेस्ड ऑन द टोटल वेटेड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट, यानी उसके बेसिस पर। आपके दिमाग में
अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर किसी दो बच्चों का स्कोर सेम हो जाता है तो उस केस में मैथ्स के स्कोर के बेसिस पर चेक किया जाता है, जिसका स्कोर ज़्यादा होता है उसका रैंक ऊपर होता है। चलिए, एनुअली लगभग 30,000 बच्चे इसमें अपीयर करते हैं और 1033 सीट्स के लिए IITs और NITs हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो अपीयर है वो कैंडिडेट इंडियन नेशनल होना चाहिए, कोई अपर एज लिमिट नहीं है निमसेट में अप्लाई करने के लिए 2024 में। कैंडिडेट मस्ट हैव पास द प्रीरिक्विजिट एग्जाम एंड होल्ड BSc ऑनर्स, BCA, BIT डिग्री in mathematics or statistics as one of the fields from recognized university, or if a candidate has B or BTech degree from an approved university, they are eligible to apply for NIMSET। ठीक है, उनका क्वालिफाइंग डिग्री एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उनके पास होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रोविजनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कॉलेज आपका, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो कॉलेज आपको प्रोविजनल मार्कशीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें रिपीट कर गई हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, क्या सैलरी जाता है? टिपिकल कंपनसेशन रेंज फॉर MCA फ्रॉम IITs और NITs रेंजिंग फ्रॉम 9 lakhs टू एज हाई एज 65 lakhs per annum। ऑब्वियसली IITs और NITs का नाम है तो सैलरी पैकेज आपको अच्छा ही ऑफर किया जाता है। आगे मूव करते हैं, क्या जॉब रोल आ जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप फर्दर परस्यू करना चाहते हैं तो, हायर एजुकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत पॉपुलर जॉब है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर और प्रोग्रामर, ये हाई डिमांड में प्रोग्राम चल रहा है आजकल। देखो आप NIT पटना ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के ऊपर भी जॉब स्टार्ट करती हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है, बट अभी भी आप चाहते हो कि मैं टेलीफोनिकली अगर कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे काउंसलर्स हैं उनके साथ आप बात करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? एनीथिंग रिलेटेड टू निमसेट, प्लीज सर्च ACUG ऑन गूगल एंड कॉन्टैक्ट अस। ACUG सर्च करके सीधे हम तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी भी डाउट के केस में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं MCA के ऊपर लेकर के आऊँगा, जहाँ पर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के MCA के नॉर्म्स को समझेंगे और JNU में MCA के नॉर्म्स को समझेंगे। थैंक यू सो मच।